राजीव भट्ट की कमेटी, देन प्रोफेसर अब्दुल नफी की जो कमेटी थी, उन सब ने ये माना कि हाँ सोशल बैकग्राउंड्स को ध्यान में रख कर के जो है वाइवा में नंबर कम दिए जाते हैं। ये एक नंबर दरअसल जो है किसी भी स्टूडेंट के जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसकी जो हायर एजुकेशन लेने की जो उसकी इच्छा है, उसको क्रश करने के लिए काफ़ी है। और ये लोग वही कर रहे हैं, वो सिर्फ नंबर ही कम नहीं कर रहे हैं, दरअसल आपका कॉन्फिडेंस भी ब्रेक कर रहे हैं। काबिल लोग आए भी तो उन्होंने अपने उस खास किस्म के पैमाने पर इनको बाहर रखने की साजिश रखी। इसीलिए लगातार देश भर के विश्वविद्यालयों में रिजर्व सीटों पर एनएफएस किया जा रहा है, यानी नॉट फाउंड सुटेबल। इनका बस चले तो आते ही कहते हैं एससी एसटी ओबीसी नॉट अलाउ। लेकिन अब संविधान लागू है ना, मंडल कमीशन लागू है, तो आप आने से तो रोक नहीं सकते, इसलिए आपने उनको नियुक्ति नहीं दी। ये खेल डीयू में भी होता है, जेएनयू में भी होता है, जीबी पंत में भी हुआ, जाने कितनी पोस्ट पर होता रहा है, और अगर हम नहीं सजग हुए तो होता रहेगा। जागरूक बहुजन आए हैं ना, उनकी वजह से इनका जातिवाद दिखने लगा है। अब विश्वविद्यालयों को तय करना होगा कि जो तुमने बौद्धिकता की आड़ में, प्रगतिशीलता की आड़ में जातिवाद फैलाया है, अब उसके दिन लद गए हैं। भारत चलेगा तो भारत के संविधान और मंडल कमीशन से चलेगा। देश में निजीकरण तो हो ही रहा है, दूसरी तरफ विश्वविद्यालयों में एससी एसटी ओबीसी की जो सीट होती है, रिजर्व सीट होती है, उन पर भी हमला हो रहा है। बच्चे जो मार्क्स लाते हैं उनको कहा जाता है कि मेरिट में आप नहीं हैं और उनको एडमिशन नहीं दिया जाता है, उनकी सीट जो है गोलमोल कर दी जाती है। अभी हाल ही में एक मामला है जेएनयू में, जिसमें वाइवा में एक एसटी कम्युनिटी की लड़की थी, उसको 1 नंबर दिया गया। हमारे साथ पृथ्वी मीणा सर हैं, लक्ष्मण यादव सर हैं, हम इसी मामले पर इनसे बात करते हैं कि कैसे विश्वविद्यालयों में सीटों का गोलमोल किया जाता है और आरक्षित सीटों को भी गायब कर दिया जाता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द मूक नायक में। जी बहुत बहुत शुक्रिया द मूक नायक का। और जिस तरीके की बात आप कह रहे हैं कि सीटों का घपला और जिस तरीके से नंबर कम दिए जाने की बात है, उसको आप ऐसे समझिए कि पहले ये होता था कि रिजर्वेशन ही नहीं था। 97 से पहले तो यूनिवर्सिटीज़ में था ही नहीं, और ओबीसी का तो 2008 के बाद आया। उस समय तक जब आप आते थे तो आपको नॉट एलिजिबल मान करके बेदखल कर दिया जाता था। अब थोड़ा सा जब आप एलिजिबल होने लगे तो नॉट सुटेबल और वाइवा का नंबर के माध्यम से बाहर किया जा रहा है। देखिए जिस तरीके का मसला है, 2007 से लेकर के 2011 के बीच का एक डेटा वहीं की स्टूडेंट यूनियन ने जो है यूनिवर्सिटी को दिया था, जिसमें कहा था कि भाई देखो एसटी के लिए जो कैंडिडेट्स के जो मार्क्स दिए जाते हैं उनमें वाइवा और रिटन में 37% तक का घपला है, 37% का डिफरेंसेस देखने को मिलता है। वहीं जो यूआर कैटेगरी में जो कैंडिडेट्स हैं जिनका रिटन और वाइवा के मार्क्स के बीच का जो डिफरेंस है वो मात्र 2% का है। सो वो क्लियर कट विजिबल है। और इतना ही नहीं, उसमें हम देखते हैं कि प्रोफेसर सुखदेव थोराट की चेयरमैनशिप में जो कमेटी बनी, उसके बाद प्रोफेसर राजीव भट्ट की कमेटी, देन प्रोफेसर अब्दुल नफी की जो कमेटी थी, उन सब ने ये माना कि हाँ सोशल बैकग्राउंड्स को ध्यान में रख कर के जो है वाइवा में नंबर कम दिए जाते हैं। लिहाजा उन्होंने वाइवा वेटेज को जो है कम करने की जो है उन्होंने बात कही थी, लेकिन वो हुआ नहीं और वो आज तक वो चल रहा है। वही 30% के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। अभी जो पिछले दिनों के रिजल्ट उसमें 2 चीजें देखने को मिल रही है, 2 खास तरीके का डिफरेंसेस है। जहां एक कैटेगरी बनी जहां 1 से लेकर के 5 नंबर तक दिए गए, और दूसरी कैटेगरी जो देखने को मिली, जो रिजल्ट बता रहे हैं, वो आपको देखने को मिल रहा है जहां 24-25 से लेकर के 27-28 नंबर तक दी गई। 2 कैटेगरीज आपको एकदम देखने को मिली। इसमें जो 1 से 5 वाले हैं वो ज्यादातर दलित, पिछड़े और आदिवासी बैकग्राउंड से जो लोग आ रहे हैं वो ज्यादा हैं। अब इसमें एक चीज और देखिए, जिस आदिवासी लड़की के बारे में आप बात कर रही हैं, वो आदिवासी लड़की ने पिछले साल भी उसमें अपीयर हुई थी और इंटरव्यू फेस किया था। उसने हिंदी सीखी, इंग्लिश सीखी, और क्योंकि उसे फ्रेंच हिस्ट्री पर काम करना था तो फ्रेंच भी सीखी, और उसके बाद वो प्रपोजल लेकर के आती है और फिर हम लोग देखते हैं कि उसे 1 नंबर दिया गया। ये 1 नंबर दरअसल जो है किसी भी स्टूडेंट के जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसकी जो हायर एजुकेशन लेने की जो उसकी इच्छा है, उसको क्रश करने के लिए काफ़ी है। और ये लोग वही कर रहे हैं, वो सिर्फ नंबर ही कम नहीं कर रहे हैं, दरअसल आपका कॉन्फिडेंस भी ब्रेक कर रहे हैं और आपको ये कह रहे हैं कि देखिए आप इसके लायक हैं नहीं, आप कहीं कोई दूसरा इलाका तलाश कीजिए, आप कहीं बाहर चले जाइए। तो ये पूरा का पूरा मसला है। जी सर, जीबी पंत में भी ऐसा ही हुआ था, मैं आपसे जानना चाहूँगी। और हमने एक बार बात भी करी थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह की चीज़ें होती रहती है कि ओबीसी में नॉट फाउंड सुटेबल
अवेलेबल, इस तरह के उन्होंने बात कर देते हैं कि भैया कोई मिला ही नहीं है हमें, स्टूडेंट ही नहीं मिला जो मेरिट में है या जिसके मार्क्स आए। तो सर ये क्या साजिश रहती है इनकी, क्यों ऐसा ये लोग करते हैं? देखिए, ये खास किस्म की मानसिकता है जो असल में इस देश में जब तक संविधान लागू नहीं था तब तक चाहती थी कि इस देश में सत्ता संसाधनों पर हमारा कब्जा रहे। वो एक खास जाति के लोग हैं, उन्होंने अपना एक वर्ग भी बना रखा है और वो कब्जे को बरकरार रखने के लिए भारत का संविधान लागू होने के बाद भी कोशिश करते रहते हैं। वो अपनी हेजमनी को बनाए रखना चाहते हैं। अब उस हेजमनी को कौन कौन चैलेंज कर सकता था? उसमें सबसे बड़े संस्थान थे विश्वविद्यालय, क्योंकि वहाँ से विमर्श तय होता है समाज में कौन सी कमियां हैं, समाज को कैसा होना नहीं चाहिए और कैसा होना चाहिए। इस विमर्श का केंद्र और इसका अड्डा है विश्वविद्यालय। यानी विश्वविद्यालय को ऐसा होना था जैसा देश को होना चाहिए। तो उसकी जिम्मेदारी जो विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों पर थी, डीन पर थी, कुलपतियों पर थी, उन्होंने गद्दारी की इस देश के साथ, उन्होंने धोखा दिया क्योंकि वो अपनी जाति से, अपने वर्ग से ऊपर नहीं उठ पाए। उन्होंने हर किस्म का भेदभाव इस विश्वविद्यालयों के भीतर किया। इसीलिए जब तक आरक्षण नहीं लागू था तब तक इन विश्वविद्यालयों में कोई डाइवर्सिटी नहीं आई। मजबूरी में आरक्षण लागू करना पड़ा क्योंकि आपके बिना आरक्षण लागू किए वो अपने बाहर के किसी लोगों को आने नहीं देते थे। तो जब आरक्षण लागू हुआ, सीटें फिक्स हुई, तो उन्होंने कहा कि नॉट अवेलेबल, रिजर्व कैटेगरी के लोग अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब एक पीढ़ी तैयार हुई जो मिनिमम एलिजिबिलिटी को फुलफिल करके अवेलेबल हुई, तो इंटरव्यू बोर्ड में बैठे वही एक खास तबके के लोग, वो ब्राह्मणवादी, मनुवादी, जातिवादी, लैंगिक भेदभाववादी, सामंती, ये खास किस्म की प्रवृत्ति जो उनमें मिलती है। भले ही वो बुद्धिजीवी होकर के बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिख दी हों, हालांकि फिर भी वो देश के 300 या 100 विश्वविद्यालयों में भारत के किसी विश्वविद्यालय को पहुंचा नहीं पाए। वे गुरु का दावा तो करते रहे मगर कोई ढंग का गुरु भी नहीं बन पाए। उन्होंने कोई ऐसा आदर्श नहीं पेश किया कि देखो फला विश्वविद्यालय में जैसे लोग निकले उन्होंने समाज में क्रांति मचा दी। जब हम ऐसा कहते हैं तो ऐसा नहीं कि हम विश्वविद्यालय संरचना के खिलाफ हैं, हम भी उसी से निकले हैं, हम उसकी अहमियत जानते हैं, मगर उसमें लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने इन विश्वविद्यालयों को वैसा नहीं होने दिया जैसा ये हो सकते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि नॉट सुटेबल। काबिल लोग आए भी तो उन्होंने अपने उस खास किस्म के पैमाने पर इनको बाहर रखने की साजिश रखी। इसीलिए लगातार देश भर के विश्वविद्यालयों में रिजर्व सीटों पर एनएफएस किया जा रहा है, यानी नॉट फाउंड सुटेबल। एक कैंडिडेट जो मिनिमम एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहा है उतनी एलिजिबिलिटी पर एक सवर्ण परमानेंट की नियुक्ति पा रहा है, पीएचडी में एडमिशन पा रहा है, सब कुछ पा रहा है। लेकिन एक व्यक्ति जो जाति को अपने साथ लेकर आया है, शायद वो अपनी जात छिपा रहा था लेकिन इंटरव्यू बोर्ड में बैठे लोगों ने उसकी जाति ही देखी, उसका सवाल ही यही पूछा। नहीं तो उसका सवाल या तो उन्होंने ये पूछा कि बताओ नली के गैस से चाय बनाने का आविष्कार किसने किया, बताओ बादल आ जाए तो रडार काम नहीं करता है, ये आविष्कार किसने किया, या तो तुमने ऐसा सवाल पूछा होगा। नहीं तो सिलेबस में पूछते तो उसने तो सारी क्वालिफिकेशन अचीव करके आपके इंटरव्यू बोर्ड तक के दरवाजे में दस्तक दी। इनका बस चले तो आते ही कहते हैं SC ST OBC नॉट अलाउ। लेकिन अब संविधान लागू है ना, मंडल कमीशन लागू है, तो आप आने से तो रोक नहीं सकते, इसलिए आपने उनको नियुक्ति नहीं दी। ये खेल DU में भी होता है, JNU में भी होता है, JB पंत में भी हुआ, जाने कितनी पोस्ट पर होता रहा है और अगर हम नहीं सजग हुए तो होता रहेगा। उस मानसिकता के खिलाफ लड़ाई है। वो मानसिकता जो अपने नाम के आगे तिवारी तब तक नहीं लगाती जब तक 2014 में भारत आजाद नहीं हो जाता है। अचानक 2014 में जब भारत आजाद होता है तो रिपब्लिक ऑफ RSS लिखा जाता है, अपने नाम के आगे तिवारी लगाया जाता है। तो जो पहले दलित मसीहा बने थे बौद्धिक रूप से, वो अब अचानक से तिवारी बनकर के NFS कर रहे हैं। ये दोहरा चरित्र जो है उसको उजागर करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सर एक सवाल आपसे और, जैसे अभी बीते सालों में ना इस तरह के केस बहुत आते जा रहे हैं, तो क्या अब यूनिवर्सिटी कास्टिस्ट हो गई है या ये मामला कुछ ज्यादा उजागर? नहीं, हुआ ये है ना कि जो चीज पर्दे में रहती थी पर्दा उगड़ गया है, बस हुआ ये। काम आज भी वही कर रहे हैं सब, ये सारे यूनिवर्सिटी में बैठे जातिवादी लोग। मैं इसका आंकड़ा दे रहा हूँ, 1 जनवरी 2020 तक 90 to 95%
एवरेज है, जो रिजर्व सीटें प्रोफेसर पोस्ट की हैं, वो सब वैकेंट है। क्यों वैकेंट है भाई? सारे लोग असिस्टेंट प्रोफेसर में 50% आ गए, तो प्रोफेसर बनने लायक नहीं है क्या? ये दिखा रहा है भाई। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का उदाहरण लूँ, 80 कॉलेज है ना, मुझे जरा डेटा बता दीजिए 80 कॉलेज के प्रिंसिपल किस किस कम्युनिटी के हैं? सिंगल पोस्ट बना देना इसे, वाइस चांसलर को सिंगल पोस्ट बना देना। 2018 का डेटा है कि 596 में से 6 दलित, 6 आदिवासी और 36 ओबीसी। 36 ओबीसी, ये उस समय का डेटा है, और बाद में तो और कम हुए हैं। एक आदिवासी विश्वविद्यालय है, वहाँ का कुलपति ब्राह्मण है। दिल्ली में जैसे अंबेडकर के नाम पर जितने संस्थान है, सबके इंचार्ज ब्राह्मण है। दलितों में कोई काबिल नहीं है कि अंबेडकर के नाम पर इंटरनेशनल सेंटर हो या उनका अलीपुर वाला रोड हो। मैनेजर जाके देखिए, हो जाएंगे ना सर। हाँ, मतलब ब्रह्मांड के देवता, भू देवता फूले बड़े अच्छी बात कहते थे। वो बार बार ये कहते थे कि जो भू देवता है ना, वो भूमि के निकलने वाले उत्पादनों पर कब्जा करने के लिए देवता का इस्तेमाल कर रहा है। धर्म इस्तेमाल करता है लूट के लिए। चौधरी छोटू राम इसीलिए कहते थे ये जंग 90% कमेरा बनाम 10% लुटेरा की है। विश्वविद्यालयों में भी जो बैठे हैं ना, ये वो 10% लुटेरा कम्युनिटी से आते हैं। इसलिए अब हुआ बस ये है कि संविधान भारत का, मंडल कमीशन, ये सब ताकतवर हो रहा है, क्योंकि दमन अब बढ़ता जा रहा है। दमन बढ़ता जा रहा है तो पहली पीढ़ी ऐसी निकली है जो फूले, अंबेडकर, पेरियार, अब्दुल कयूम अंसारी, बिरसा मुंडा, भगत सिंह को अब केवल पढ़ नहीं रही है, पढ़ करके लड़ने के लिए तैयार हो गई है। इसलिए हर विश्वविद्यालय में दिखने लगा कि अरे देखो ये तिवारी जातिवादी निकला, अरे जेएनयू में 1 नंबर किसने दिया, ये सारे तो वही जातिवादी हैं। कल को जो कॉमरेड थे, कल को जो कांग्रेस की सरकार में, एक तो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सब गिरगिट से ज्यादा रंग बदलते हैं। कांग्रेस के जमाने में सारी मलाई खाते हैं कांग्रेसी बनकर, कम्युनिस्टों की सरकार में कम्युनिस्ट बनकर, और जैसे ही बीजेपी सरकार आती, भारत आजाद होता है, ये सब हिंदू बन जाते हैं। और इसलिए अब जो जागरूक समाज आया है ना, जागरूक बहुजन आए हैं ना, उनकी वजह से इनका जातिवाद दिखने लगा है। अब विश्वविद्यालयों को तय करना होगा कि जो तुमने बौद्धिकता की आड़ में, प्रगतिशीलता की आड़ में जातिवाद फैलाया है, अब उसके दिन लद गए हैं। भारत चलेगा तो भारत के संविधान और मंडल कमीशन से चलेगा। आपने हिंदू की बात करी, तो क्या SC ST OBC हिंदू नहीं है? नहीं, मैं कह रहा हूँ हिंदू है तो प्रोफेसर कहाँ है? अगर SC OBC 2019 तक तो OBC तो ऐसा वाला हिंदू था जो अपने कंधे पर उसको ढो रहा था, ये कर रहा था ना। लेकिन OBC का एक तबका था जो पढ़ लिख करके आगे आया ना, तुमने उनमें से प्रोफेसर क्यों नहीं बनाया? OBC के लोग क्या आज भी ऑब्जर्वर बनने के लिए, सब्जेक्ट एक्सपर्ट क्यों नहीं बनते? वैकेंट आज OBC की 2 पोस्ट NFS क्यों की, अगर वो हिंदू है तो? और विश्व हिंदू परिषद, हिंदू युवा वाहिनी, हिंदू रक्षा दल, हिंदू क्रांति दल, बजरंग दल, इनमें से कोई आंदोलन करने क्यों नहीं आया कि जीबी पंथ में 2 पोस्ट OBC की NFS कर दी गई है? ये दंगा कराने के लिए सामने आ जाते हैं। और अगर हिंदू OBC है, दलित है, पिछड़ा है, तो न जज है न वकील है, मारे जा रहे हैं। हाथरस आप गई थी, इतनी अच्छी रिपोर्टिंग आपने हाथरस में की, कोई बजरंग दल, युवा वाहिनी का कोई दिखा होगा तो बलात्कारियों के पक्ष में। इसलिए अगर हिंदू होते ना तो इनके साथ इतना भेदभाव नहीं होता। ये आदिवासी हैं, आदिवासी लोग तो कहते हैं कि हम हिंदू तुम्हारे फ्रेम में ही नहीं आते। आप इनसे पूछिए और समझाएंगे कि आदिवासी क्या है। इनका तो आना ही बैन किया गया है हर संस्थान में सर। जैसे उनको एक लड़की को 1 नंबर जो दिया गया था, तो क्या उसके अलावा किसी और ST कम्युनिटी की लड़की को रखा गया, या और ST लड़की या लड़का जो भी उसको रखा गया? नहीं, देखिए ऐसा है कि सिर्फ उसी का मसला नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको 1 नंबर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी 1-2 केस जो हमारे सामने आए हैं उनमें ये है कि एक कैंडिडेट को 1 नंबर दिया गया, उसके बावजूद सेलेक्ट हो गया, क्योंकि रिटर्न उसका बहुत बेहतरीन था, बहुत ज़्यादा बेहतरीन था। सो इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी का जो है उसमें स्पेस मिला या नहीं मिला, ST की सीटें फिल हुई कि नहीं हुई। असल सवाल ये है कि भाई आप जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, अगर मान लीजिए जिस कैंडिडेट का 1 नंबर या 2 नंबर से सिलेक्शन हुआ है, उसको आपने ठीक से जज किया होता तो शायद वो UR में कॉम्पीट करता, वो UR में होता, और इस ST की पोजीशन पे या SC की पोजीशन पे कोई दूसरा कैंडिडेट यहाँ पर हो रहा होता। लेकिन आपने क्या किया, तब भी जो है UR को अपर कास्ट के लिए रिजर्व कर लिया। यही असल खेल है कि जो 50% ऊपर का, सॉरी 60% EWS भी तो है ना, सो 60% जो है उसे सिर्फ अपर कास्ट के लिए रिजर्व कर दिया जाए। खेल दरअसल आज की तारीख में ये चल रहा है। आप अगर काबिल हैं, आप बहुत बेहतरीन नंबर भी ला रहे हैं, तब भी आपके माथे पर चिपकाया जा रहा है कि आप कैटेगरी से आते हैं, आप रिजर्वेशन की बदौलत यहाँ पहुँचे। यही दरअसल खेल है।
वो आपको ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस योग्य थे नहीं, बट आए इसकी वजह से हो, तो अपनी औकात में रहो। नॉलेज प्रोडक्शन करना आपका काम नहीं है। नॉलेज प्रोडक्शन करने के लिए तो भाई आपके टाइटल में कुछ होना चाहिए। वो तो सर्टेन जाति के लोगों के पास ही हो सकता है, आपके पास हो नहीं सकता है। इसीलिए वो आपको बाहर करते हैं और आपके नॉलेज को वो नॉलेज में कंसीडर नहीं करते, और यही पूरा का पूरा खेला है। सर, अगर एक बार को मान भी लिया जाए क्योंकि सभी लोग आवाज़ उठा रहे हैं इस तरह के जब इंसिडेंट सामने आते हैं कि भाई एसटी को नहीं रखा या ओबीसी दलित को नहीं रखा, तो एक बार को उनको रख भी लिया, तो क्या वो जो प्रोफेसर रख रहे हैं फिर वो बाद में उनसे उस तरह का व्यवहार करेंगे जैसे अदर स्टूडेंट के साथ करेंगे, या वो एक नफरत उनके दिमाग में बनी रहेगी? एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल याद आया। एक प्रोफेसर थे बिपिन चंद्रा साहब। जब मंडल कमीशन और ये सब का रिजर्वेशन की जब डिबेट चल रही थी, तब उन्होंने अपनी जो एसी कमेटी में अपनी तरफ से जो जवाब पेश किया था रिजर्वेशन के अगेंस्ट में, उन्होंने कहा था कि अगर रिक्रूटमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पर या एसोसिएट के लेवल पर नौकरियों में आरक्षण दे दिया जाएगा तो इसका नुकसान ये होगा कि जो डिप्राइव्ड सेक्शन से, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं, उनको अच्छे बेहतरीन क्वालिटी वाले टीचर्स नहीं मिलेंगे। ये ऐसा खतरनाक आर्गुमेंट था। ऐसा मीन्स ये समझिए कि वो आपके शुभचिंतक होकर के ये कह रहे हैं। दरअसल वो आपके शुभचिंतक होने का दिखावा कर रहे हैं। वो खास करके वो चाहते हैं कि ये जो सेक्शन है, ये जो प्रोफेसर्स वाला जो मसला है, जो इन यूनिवर्सिटियों पर कब्जा करके बैठा है, वो उन्हीं का कब्जा बरकरार रहे, आप उसमें हिस्सेदारी नहीं बन पाए। और ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने चोला ओढ़ ओढ़ करके जो है आपका साथ होने का दिखावा तो किया, लेकिन वो आपके साथ थे नहीं। और यही प्रॉब्लम्स जो है लगातार चलती आ रही है, और इसी की वजह से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि जो किसी तरीके से आप पहुंच भी जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा। जैसे एक रिपोर्ट याद कीजिए, सफदरजंग मेडिकल कॉलेज के केस में आई थी, जिसमें कहा गया था कि जाति देख करके जो है रिटन एग्जाम्स में या फाइनल एग्जाम्स जो होती हैं या इंटरनल एग्जाम्स जो होते हैं उसमें नंबर दिए जाते हैं। डॉक्टर पायल तड़वी का केस याद कीजिए, 2012 का डॉक्टर अनिल मीणा एम्स में जो थे उनका केस याद कीजिए, रोहित बेमुला का केस याद कीजिए, या फिर आप आईआईटी मद्रास में जो प्रोफेसर थे जो कि दलित थे और उनको असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी लगने के बावजूद भी जो है जाति के आधार पर इतना प्रताड़ित किया कि उन्होंने नौकरी छोड़नी पड़ी। सो ये सिर्फ एक लेवल पर नहीं है, हर स्टेज पर ये चल रहा है, और ये कहानी पिछले लंबे वक्त से चल रही है। लेकिन हो ये रहा था कि अभी तक बोल नहीं रहे थे लोग। अब ये हुआ कि जैसे जैसे मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग आगे आए, उन्होंने इनकी बखियां उधेड़ना शुरू कर दिया, उस पर्दे को हटा दिया जिसकी आड़ में छुपे रहते थे, और अब इनकी जो नग्नता है वो सबके सामने प्रदर्शित है, सबको दिख रहा है। और वो इसीलिए आपको दिखता है कि भाई सडनली बहुत सारे केस आ रहे हैं। ये सडनली नहीं है, दरअसल अब लोगों ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिया, इसीलिए ये केस आपको दिख रहे हैं। सर, अगर कोई ऐसा इस तरह का मामला आए, वो बच्चा कहाँ जाए? क्योंकि अभी 2 दिन पहले मुझसे किसी ने पूछा, वो यूनिवर्सिटी का नाम मैं लेना नहीं चाहूँगी क्योंकि उन्होंने कहा है कि अभी रिजल्ट आया नहीं है, आउट नहीं हुआ है, लेकिन उसको डाउट है उसको नहीं रखा जाएगा क्योंकि उसको कई तरह के बहाने दिए जा रहे हैं कि आपका सर्टिफिकेट नहीं माना जा रहा है, और बहुत सारे उसको बहाने दिए जा रहे हैं। तो अगर इस तरह के वो देखें कि मुझे कास्ट की वजह से नहीं रखा जा रहा है या मुझे एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, तो वो लोग क्या करें? देखिए, यही सबसे बड़ी जो है ना दुखद दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन है। इसमें सिचुएशन ये है कि आपके पास 2-3 मैकेनिज्म होते थे। यूनिवर्सिटी के लेवल पर ST/SC कमेटी होती थी, रिड्रेसल सेल होती थी, कंप्लेंट कमेटीज होती थी। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी के बाहर भी चले जाते थे, वहाँ भी कमेटीज थी। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, OBC कमीशन, ऐसे बहुत सारी स्पेस थे जहाँ आप जाकर के अपनी बात रख सकते थे। लेकिन आज की तारीख में यह है, जैसे आप अपनी कंप्लेंट रेज करते हैं, वो बहुत सेलेक्टिवली डिसीजन लेते हैं कि देना है, नोटिस भेजना है कि नहीं भेजना है। मैक्सिमम टाइम ये होता है, 90% टाइम ये होता है कि वो कमीशंस आपके जो कंप्लेंट है उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। सो आपके पास बहुत कोई ऑप्शन बचता नहीं है। आप पब्लिक में जाएं, पब्लिक के बीच में उस मसले को लेकर जाएं, पब्लिक से जो प्रेशर आता है उसकी बदौलत ये लोग सुनते हैं, अदरवाइज सुनते नहीं है। JNU के मसले में आप 10 साल से लग रहे थे, किसी ने नहीं सुना। आज सडनली जैसे
जैसे ही पब्लिक के बीच में मामला गया, जैसे ही लोगों को पता चला, तुरंत जो है यूनिवर्सिटी स्टेटमेंट जारी करती है कि नहीं नहीं हमने तो जो है ऐसा कुछ किया नहीं है। वो वैसे ही आर्गुमेंट है जैसा कि जो है बद्रीनारायण तिवारी जीबी पंथ के मसले में दे रहे हैं। सो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा दुखद सिचुएशन है, हम जैसे लोगों के लिए जो मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से आते हैं। हम लोग लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई वाइवा का जो वेटेज है उसको कम किया जाए, ताकि ये जो डिस्क्रिमिनेशन के चांसेस ज़्यादा हैं वो कम हो सकें। दूसरा, मिनिमम और मैक्सिमम की एक कैपिंग फिक्स हो कि आपको मिनिमम इतने % मार्क्स दिए जाएंगे और मैक्सिमम इतने दिए जाएंगे, ताकि भेदभाव का जो चांसेस हैं वो कम हो सके। और उससे ज़्यादा कि आपकी रिकॉर्डिंग हो सकती है और भी कई मैकेनिज्म हो सकते हैं। लेकिन देखिए, इन सब के बावजूद भी जहनियत का एक मसला भी है। वो ऐसा मसला है कि वो लोग अपना प्रिविलेज जो है उसको बचा करके रखना चाहते हैं। वो प्रिविलेज तब तक उनका बचा रहेगा जब तक ये जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग उन इंस्टीट्यूशंस में हिस्सेदारी नहीं करेंगे और सवाल खड़ा करना शुरू नहीं करें, तभी एक बार आपको छीनना पड़ेगा। छीनने में हो सकता है सामने वाला नाराज हो, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी। अब मौका है आपके छीन लेने का, बस यही एक आखिरी उपाय है। तो हमारे साथ पृथ्वी मीणा थे, प्रोफेसर पृथ्वी मीणा थे, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव थे, जिन्होंने बताया कि अगर SC/ST कम्युनिटी से आप हैं और आपके साथ जात के नाम पर आपको एडमिशन नहीं दिया जा रहा है या भेदभाव हो रहा है, तो आपको क्या करना है। मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे थे द मूक नायक।